Hi, this is me Sumaya Mustafa and I work for Alpha Genomics. In this video, I'll tell you about the mathematical calculation of PCR reaction mixture, component of PCR reagent or scaling of PCR and working and setting of the PCR reaction mixture. Now we will first talk about the basic principle of PCR. PCR है क्या? PCR is the technique in which we just amplify the certain piece of the DNA fragment. आप उस certain piece of DNA fragment को आप उसका amount को enrich करते हैं ताकि आप sequencing कर सकें. अब आप PCR करते क्यों हैं? इसका पर्पस क्या है? बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं और बहुत सारी ऐसे हमारे साइंटिफिक रिसर्च गोल्स होते हैं जिनके अंदर आप जिसमें आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके डीएनए सीक्वेंस के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है. जब भी कभी आपको डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज करना हो और वो शॉर्ट फ्रेगमेंट हो तो आप पीसीआर करते हैं. पीसीआर दो तरह के होते हैं जो हम नॉर्मली करते हैं. एक ये है कि एम्प्लीफिकेशन पीसीआर, सीक्वेंसिंग पीसीआर. एम्प्लीफिकेशन पीसीआर में आप एक्सट्रैक्टेड जीनोमिक डीएनए को लेते हैं, आप उसको विद द हेल्प ऑफ 2 प्राइमर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर पेयर्ड में आप यूज़ करते हैं और सर्टेन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को आप एम्प्लीफाई करते हैं. और सीक्वेंसिंग पीसीआर के अंदर आप सिर्फ एक प्राइमर को यूज़ करते हैं और सीक्वेंस कराते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट होता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ द 2 प्राइमर्स दैट यू यूज्ड ऑलरेडी ड्यूरिंग एम्प्लीफिकेशन. वो आप प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और आप एक प्राइमर विद द हेल्प ऑफ 1 प्राइमर आप उसकी सीक्वेंसिंग कर देते हैं. इसमें हमें फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब ये कस्टमर की चॉइस होती है कि अगर वो उसको फॉरवर्ड से भी सीक्वेंसिंग करवाना चाहे या रिवर्स दोनों से करवाना चाहे. अगर आप दोनों से करवाना चाहेंगे तो ये फिर पेयर्ड एंड सीक्वेंसिंग हो जाएगी और इसकी कॉस्ट डबल है और ये आपके प्रोजेक्ट के गोल के ऊपर डिपेंड करता है. और ये क्यों कराते हैं? समटाइम आप उसको रिकन्फर्म करना चाहते हैं, डबल क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं तो. लेकिन इन दोनों फॉरवर्ड और अगर आप डबल एंड पेयर्ड एंड सीक्वेंसिंग कराएंगे तो फिर आपके पास 2 फाइल्स आएंगी सेपरेट और आपकी कॉस्ट भी डबल हो जाएगी. आपको इसमें जो है प्राइमर आपको एक रीड के लिए एक प्राइमर और दूसरी रीड के लिए दूसरा प्राइमर आपको चाहिए होता है. इसमें हम पीसीआर करते हुए जो हमें रिएजेंट्स चाहिए होते हैं, हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ की किट्स अवेलेबल होती हैं. अभी मेरे पास जो कंपनी की किट्स हैं, 2 कंपनी की किट्स हैं. सोलर बायो कंपनी की इस वक्त मेरे पास है, अगर मैं आपको दिखा सकूं. और दूसरी जो हम ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं वो हम थर्मो फिशर कंपनी की किट को यूज़ करते हैं. हर किट की अपनी स्पेसिफिसिटी होती है. हर किट के अंदर रिएजेंट्स मोर और लेस सेम होते हैं. किसी में कॉम्बिनेशन में रिएजेंट्स दिए जाते हैं और किसी में आपको सेपरेटली दिए जाते हैं. अगर मैं थर्मोसाइंटिफिक किट की बात करूं तो इसमें हमारे पास है बफर 2 तरह के हैं. अमोनियम सल्फेट है, KCl वाला है और मैग्नीशियम अलग है. इसके साथ हमारे पास टैग आएगा, टैग सब में होगा. अब जो सोलर बायो की अगर मैं आपको किट दिखाऊं तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 2 वाइल आती हैं. जो आपके पास बफर है इसी के अंदर ही मैग्नीशियम भी है, आपको अलग अलग वाइल नहीं है और एक टैग है. इसमें DNTPs आपको सेपरेट यूज़ करने पड़ेंगे. थर्मोसाइंटिफिक कंपनी वाले के साथ भी आपको DNA सेपरेटली यूज़ करने पड़ेंगे. अब इस कंपनी आपको सेपरेट DNA अलग से देती है और थर्मोसाइंटिफिक कंपनी भी देती है. अब ये हमारे पास कंपनीज़ आपको ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कंपनीज से मिक्स लेते हैं या अलग अलग आप वाइल लेते हैं. जैसे DNTPs 4 तरह के हमारे पास DNTPs हैं, ATP और DCTP, DGTP. आप अभी जो मेरे पास है वो है उसमें 4 अलग अलग वाइल्स हैं. आप कंपनी से मिक्स भी इसका ऑर्डर करा सकते हैं. मिक्स में आपको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस अवेलेबल होती हैं. आपको 10 मिलीमोलर DNTPs मिक्स भी मिल सकता है, आपको 25 मिलीमोलर, 50, 100 मिलीमोलर. और ये जो किट अभी हम जो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं और जो मैं आपको सारी कैलकुलेशन दिखाऊंगी वो हमारी थर्मोसाइंटिफिक कंपनी के रिएजेंट्स के ऊपर हमारी कैलकुलेशन होंगी. और जो DNTPs हैं इसमें अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन 100 मिलीमोलर है पर वाइल, यानी हर एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 मिलीमोलर है.
तो हम ये वाली यूज़ करेंगे, इसका एक मिक्सचर बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी, कैलकुलेशन भी समझाऊंगी। अब ये जो मेरे पास किट पड़ी हुई है ये यूज्ड है। आप नॉर्मली किट्स को रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ टैक एंजाइम। टैक टेम्परेचर सेंसिटिव है, आपको इसको -20 पर स्टोर करना पड़ता है, लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी यूज्ड है और मुझे सिर्फ आपको दिखानी थी तो इसलिए मैंने आपको जस्ट शो करने के लिए सब डिस्प्ले किया। तो सबसे पहले आपको ऑप्टिमाइजेशन की कैलकुलेशन दिखाऊंगी, फिर आपको एक फाइनल बैच की कैलकुलेशन आपको सारी समझाऊंगी। पीसीआर के लिए हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। इसमें पीसीआर बफर हमें चाहिए है, हमें जो कि हमारे किट्स में अवेलेबल होते हैं। पीसीआर बफर है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, डीएनटीपीज़ हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम है और हमारे प्राइमर और पीसीआर वाटर। अब ये चीज़ें हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हमें मिल जाती हैं। कुछ किट्स पीसीआर बफर और डीएनटीपीज़ और इन सब को एक मिक्स में, एक वाइल में मिक्स देती हैं। आप उसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ हमें जो हमारे पास अवेलेबल किट्स होती हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको सोलर बायो की किट में दिखाया। इस तरह डिफरेंट हमारे पास मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं। अभी ये जो मैं कैलकुलेशन करने जा रही हूँ ये मैं थर्मोसाइंटिफिक की किट, टैग थर्मोसाइंटिफिक थर्मोफिशर टैग डीएनए पॉलीमरेज किट यूज़ कर रही हूँ। हम लोग जो पीसीआर के अंदर जो हमें रिएजेंट्स चाहिए होते हैं पीसीआर के अंदर वो ये हैं, हमने इनको लिस्ट आउट कर दिया है। हमें सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट चाहिए। वो डीएनए जिसको आप जिसके पर्टिकुलर रीजन को आपने एम्पलीफाई करना है और उसमें आपका जो भी कुछ आप म्यूटेशन चेक करना चाह रहे हैं या जो भी आपका एनालिसिस है वो, तो इसलिए डीएनए टेम्पलेट आपको चाहिए जो आप सोर्स यूज़ करेंगे, जिसके पर सारा पीसीआर हमारा जो भी है प्रोसेस कंप्लीट होगा वो। अब इसके लिए हमें दूसरी जो चीज़ चाहिए होती है वो है पीसीआर बफर। पीसीआर बफर हमारे पास दो तरह के आते हैं। पीसीआर बफर केसीएल कॉम्बिनेशन के साथ, जो किट हम यूज़ कर रहे हैं थर्मोसाइंटिफिक की, इसमें दो कॉम्बिनेशन के पीसीआर बफर हैं हमारे पास, केसीएल के साथ और अमोनियम सल्फेट के साथ। अब अगर हम लोग, ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने केसीएल कब यूज़ करना है, कब आपने अमोनियम सल्फेट यूज़ करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी जब आप पीसीआर फर्स्ट टाइम करें तो आप केसीएल के साथ जाएं। अमोनियम सल्फेट तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास बहुत स्पेसिफिक एनीलिंग पॉइंट हो या आपका प्राइमर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो और उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो और आप इसके बारे में श्योर हो, तब आप अमोनियम सल्फेट यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपका प्राइमर किस तरह से बिहेव करेगा, उसका एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो आप केसीएल के साथ जाएँ। सो अगर हम इन बफर के ऊपर आप देखें, यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है जो कि 10x है। इस कॉन्सेंट्रेशन को हम कहते हैं स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन 10x। जो भी वाइल, जितनी भी वाइल्स हैं इनके ऊपर जो चीज़ मेंशन की जाती है ये आपकी स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब ये हमारी है इस मैग्नीशियम क्लोराइड जो सेकंड रिएजेंट है हमारा, ये है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 25 मिलीमोलर मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड आपको क्यों चाहिए? मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमारा एंजाइम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम, चूँकि हमें पता है कि एंजाइम को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है और कोफैक्टर आइंस भी हो सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड इसके साथ एज अ कोफैक्टर बाइंड करता है और इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। तो हम मैग्नीशियम क्लोराइड इसलिए पीसीआर में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीएनटीपीज़। डीएनटीपीज़ हमारे पास हमारे पास जो कंपनी की तरफ से आते हैं वो हैं सेपरेट 4 वाइल्स में आते हैं। आप इनको ये 100 मिलीमोलर ईच इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। आप इसको इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपकी इस तरह से होती है कि हर आपके पास ये 4 डीएनटीपीज़ हैं। अगर आप कहें एटीपी डाइऑक्सी, इस तरह हमारे पास जीटीपी आ जाता है, सीटीपी आ जाएगा, फिर हमारे पास टीटीपी। ये 4 न्यूक्लियोटाइड इस पैकेट में, थर्मोसाइंटिफिक की पैकेट में हमारे पास
इसकी जो हर एक की जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 100 मिली मोलर है। आप इसका जो अगर 1 ml आप इसका बनाना चाह रहे हैं 10 मिली मोलर का, जो कि हम नॉर्मली यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हम 10 मिली मोलर की कॉन्सेंट्रेशन का हम 1 ml एक मिक्स इसका तैयार करके अपने साथ रख लेते हैं। तो हम इसमें अगर 100 मिली मोलर आप ये चारों 100 माइक्रोलीटर आप ईच यूज़ करें, और उसके अंदर आप 600 माइक्रोलीटर आप PCR वाटर डाल दें। 100 माइक्रोलीटर आप ईच DNTPs जो भी हैं आप उसका वॉल्यूम यूज़ करें, उसके अंदर 600 माइक्रोलीटर आप PCR वाटर ऐड करें, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बनती है 10 मिली मोलर। अब यहाँ पर हम ये मिक्स इन चारों का न्यूक्लियोटाइड्स का मिक्स तैयार करके हम रख देंगे, और वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का होगा 10 मिली मोलर कॉन्सेंट्रेशन का। तो हमारे पास जो DNTPs जो स्टॉक में होंगे वो होंगे 10 मिली मोलर कॉन्सेंट्रेशन के। तो हमारे पास PCR बफर हो गया 10x का, मैग्नीशियम क्लोराइड 25 मिली मोलर, DNTPs हमारे पास 10 मिली मोलर, और फिर हमारे पास जो एंजाइम है अगर आप इसका देखें तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 यूनिट है। एंजाइम्स की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा यूनिट्स में मेजर की जाती है, तो ये हमारे पास इसकी जो स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 यूनिट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिएजेंट है, वो है प्राइमर। प्राइमर हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर पेयर्स में होते हैं। अब जो हमारे पास कंपनी की तरफ से जब हमारे पास प्राइमर आता है तो वो लाइफोलाइज्ड फॉर्म में होता है। लाइफोलाइज्ड प्राइमर को आपने रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है। रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है आपने उसको वाटर के साथ, स्टरीलाइज वाटर के साथ। आप PCR वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रेडियंट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपका वाटर हाईली प्योरीफाइड हो, उसमें किसी भी किस्म के न्यूक्लियेजेस ना हो जो कि आपके प्राइमर की एफिशिएंसी को अफेक्ट करें, उसको डिग्रेड कर दें। अब प्राइमर के जब आप रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो हर प्राइमर जो कंपनी से ऑर्डर होता है और उसको आप रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन उसकी किस रेशो में करेंगे, हर वाइल के ऊपर मैं आपको लेटर ऑन ड्यूरिंग वर्किंग ये चीज़ शो भी करूँगी कि एक प्राइमर के आप उसको कितना ग्रेडियंट वाटर उसमें ऐड करेंगे। हर वाइल के ऊपर उसका रिकमेंडेड PCR वाटर, ग्रेडियंट वाटर आपको मेंशन होगा। आपने एज पर रिकमेंडेशन आपने PCR वाटर उसके अंदर आपने ऐड करना है। PCR वाटर से आप उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन बनती है वो बनती है 100 माइक्रो मोलर। अब अगर आप इस चीज़ पे गौर करें, प्राइमर को हम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो माइक्रो मोलर में है, DNTPs मिली मोलर में होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड मिली मोलर में होता है, और बफर हमेशा X की कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। ओके, अब हमारे पास 100 माइक्रो मोलर आपके पास जो इनिशियल आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन प्राइमर की है, लेकिन यहाँ पर हम 10 माइक्रो मोलर यूज़ करें। हम इस 100 माइक्रो मोलर को आपने 10 माइक्रो मोलर में कन्वर्ट करना है, और ये कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ये इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में आप एक तरफ अपना स्टॉक रखते हैं जो आपका रिज़र्व है, जो आपके पास है, और दूसरी तरफ आप अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं या जो आपकी डिमांड है। अब हमारी डिमांड, हमारे पास स्टॉक जो है वो है 100, स्टॉक की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है 100 माइक्रोमोलर। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन रखूं तो हमारे पास है 100 माइक्रोमोलर। अब इसमें से हमें कितना वॉल्यूम यूज़ करें कि वो 10 माइक्रोमोलर हो जाएगा, ये हमें पता करना है। अच्छा, अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 10 माइक्रोमोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्राइमर चाहिए, और वॉल्यूम कितना चाहिए, वॉल्यूम भी मुझे पता है, मुझे कितना बनाना है, मुझे 50 माइक्रोलीटर चाहिए, टोटल वॉल्यूम चाहिए, मुझे 100 चाहिए, कितना चाहिए। तो अभी मेरी
100 माइक्रोलीटर मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको इस फॉर्मूले से करूँगी। इस फॉर्मूले में आपने यूनिट्स मस्ट ऐड करने, अदरवाइज़ लेटर ऑन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्वांटिटी माइक्रोलीटर में उठानी है या ml में उठानी है। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप इसको बहुत हर चीज़ की जो है यूनिट्स मस्ट मेंशन करें। ये आपके पास बन जाता है 10। इट मीन्स कि आपने 10 माइक्रोलीटर आपने 100 से 100 माइक्रोमोलर जो कॉन्सेंट्रेशन का आपके पास स्टॉक था, वहाँ से आपने 100 वॉल्यूम पिक करना है। 100 वॉल्यूम आपने प्राइमर जो आपका स्टॉक है वो यूज़ करना है, और 90 माइक्रोलीटर वॉल्यूम जो है आप इसके अंदर PCR वाटर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 1:10 रेशो हो जाएगी और 1:10 हो जाएगी, और विद 10 मिलीमोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्राइमर हो जाएगा, जो कि हमारी यहाँ पर हमने 10 माइक्रोमोलर का। तो ये अब हमारे पास जब हम PCR करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो रिएजेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशंस होंगी, और इसको हम स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन हम इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है, जो आपके पास इन हैंड है बिफोर एंड डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। और वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन वो होती है जो कि जिस पर आपका रिएक्शन, आपका रिएजेंट काम कर रहा है, जिस पर आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगी? स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन तो आप वाइल से देख लेंगे, रिएजेंट्स के ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है आपके पास। जब आप चीज़ कोई परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन मेंशन होती है। नहीं तो आप जिस तरह कुछ चीज़ें आप ख़ुद से एडजस्ट करें, जैसे हमने प्राइमर के लिए किया, जैसे DNTPs के लिए किया। बहुत सारी कंपनीज है जो कि हमें DNTPs डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में भी मिक्स में दे देती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मिलीमोलर DNTPs मिक्स भी अवेलेबल है, आता है इसमें, और 25 मिलीमोलर भी आता है, 100 मिलीमोलर भी आता है। तो यहाँ पर हमने ख़ुद ही उसको वॉल्यूम एडजस्ट किया थर्मोसाइंटिफिक कंपनी से का जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमने उसके 100 मिलीमोलर ईच वाइल से हमने का मिक्स बनाया 10 मिलीमोलर कॉन्सेंट्रेशन का। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है कि हमारे रिएजेंट्स क्या आते हैं। ये चीज़ आपको इधर लिटरेचर स्टडी से आपको पता चलता है। आप अगर फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप लिटरेचर स्टडी करें, आप देखें कि लोगों का PCR की क्या कॉन्सेंट्रेशन थी, उन्होंने PCR बफर किस कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ किया, उसकी क्या स्ट्रेंथ थी, आप मैग्नीशियम किस कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ किया, और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। अगर आपका नहीं आता, आप रिज़ल्ट को देखते हुए चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब ये जो वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन है, ये वो वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन है जिस पे मेरे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, और मैं काफ़ी टाइम से इसको, कई सालों से इसको मैं ट्राई करती आ रही हूँ, और मेरी ये वेल ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन है। यानी कि मेरे रिज़ल्ट्स अगर मैं 1x बफर के साथ जाऊँ और विद दिस कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीशियम में 2 मिलीमोलर का यूज़ करती हूँ, 0.2 मिलीमोलर का मैं DNTPs यूज़ करती हूँ, मैं टैग जो एंजाइम 1 यूनिट का यूज़ करती हूँ, और सिमिलरली 0.15 माइक्रोमोलर के प्राइमर यूज़ करती हूँ। अब जब आप वंस आप डिफ़ाइन कर लो कि आपके वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, फिर आप उसको जाहिर सी बात है, आप कोई भी चीज़, आप जो रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं पिक करते, आप कुछ ना कुछ वॉल्यूम पिक करते हैं। तो इट मीन्स कि ये तो हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगी, लेकिन आप कितना वॉल्यूम इसका पिक करेंगे, कितना वॉल्यूम पिक करेंगे, तो उसके लिए अगेन हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, C1 V1 C2 V2। एक तरफ आपके अगेन स्टॉक आप रखते हैं। अब हमारे पास स्टॉक ये चीज़ें हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन है, और वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन ये है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, हम वो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो किस टेम्परेचर पर अनील करता है, इसीलिए इस बैच को हम कह रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन बैच। अब ऑप्टिमाइजेशन बैच है जिसमें हम सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा प्राइमर किस टेम्परेचर पर अनील करेगा।
तो हम कोई डिफरेंट, हमने 12 टेम्परेचर चूज़ करने। अब 12 टेम्परेचर आप किस बेसिस पे चूज़ करते हैं? आप पहले जो भी उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है जो प्राइमर की वाइल के ऊपर मेंशन होता है। अब इस जो प्राइमर हम यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको ड्यूरिंग वर्किंग दिखा भी दूंगी, उसमें जो हमारा जो टेम्परेचर है फॉरवर्ड और रिवर्स का दोनों 56.4 है। अब 56.4 है, चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो पहले मुझे चेक करना है कि किस पॉइंट पर, किस टेम्परेचर पर वो अनील कर रहा है, डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है। तो मैं इसे राउंड अबाउट 12 टेम्परेचर इस पर 12 डिफरेंट टेम्परेचर पर लगाऊंगी। आप जो टेम्परेचर आप जो चूज़ करते हैं वो इसके आगे पीछे होने चाहिए, इसके करीब करीब होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब 47 डिग्री सेंटीग्रेड से रेंज रख रही हूँ अपनी ऑलमोस्ट 58 भी कर सकते हैं, 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको कर लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने प्राइमर से बहुत दूर भी नहीं जाना, बहुत उसके टेम्परेचर से बहुत दूर भी नहीं जाना और बहुत करीब करीब भी नहीं रहना। नॉर्मली टेम्परेचर जो भी आपका अनीलिंग जो टेम्परेचर मेंशन होता है वाइल पर, एग्जैक्टली उस पर रिज़ल्ट नहीं आते। आपको टेम्परेचर थोड़ा लो रखना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि किस तरह, अदरवाइज़ आप इसके राउंड वाइड जो मेजॉरिटी हमारे जो एक्सपेरिमेंट है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये है कि टेम्परेचर कोई मेरा 5-6 डिग्री लेस पर रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। तो हर डिफरेंट आपकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, इसीलिए हमने इतना मार्जिन रखा हुआ है 47 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, तो ये हम तकरीबन हमारे कोई राउंड वाइड 12 हमारे टेम्परेचर बनते हैं। और अब ये चूँकि ये हमें प्राइमर ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें उसको फर्दर हमने यूज़ नहीं करना, तो इसलिए हम इसका जो वॉल्यूम है वो रखेंगे 10 माइक्रोलीटर। तो हमारा फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 10 माइक्रोलीटर। हमने इसको यूज़ नहीं करना, हमने जस्ट इसका जो भी पॉलीमराइजेशन के बाद जो उसका रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जस्ट इसको हमने जेल पे चेक करना है, देखना है कि हमारे रिजल्ट्स आए हैं, कौन से टेम्परेचर पर आए हैं। तो इसके लिए हमें जस्ट इनफ 10 माइक्रोलीटर हमारा इनफ वॉल्यूम हो जाता है। ओके, ऑप्टिमाइजेशन में आप इस चंद चीज़ें हैं उनका बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखते हैं। उसमें ये होता है कि आप जो डीएनए यूज़ कर रहे हैं, डीएनए आपका बहुत अच्छा इंटैक्ट हो, जिसके बारे में आप श्योर हो कि वो डीएनए की क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है और डीएनए के अंदर कोई मसला नहीं है, डीएनए वर्किंग है, वो आप यूज़ करते हैं। और सारे एक ही डीएनए आप यूज़ करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे कि हर रिएजेंट में आपका डिफरेंट हो। अगर आपका डिफरेंट हो तो फिर आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि किस टेम्परेचर पर रिज़ल्ट आते हैं। आपका डीएनए सेम होना चाहिए सारे सैंपल्स में, जो आपके हैं पीसीआर ट्यूब्स हैं सब में आपका सेम होना चाहिए। तो आप ऐसे करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो भी हमारी कंसंट्रेशन है, अब हम इनके 1 by 1 देखेंगे कि हमें कितना वॉल्यूम पिक करना है एक पीसीआर के लिए। तो हम फॉर्मूला इसमें ये यूज़ करेंगे। तो अगर हम जाते हैं सबसे पहले पीसीआर बफर की तरफ, पीसीआर बफर में हमारे पास जो स्टॉक कंसंट्रेशन थी वो थी 10x, हमें रिक्वायर्ड है 1x। हम इसको यूज़ करेंगे एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि आपको वन साइड पर आपका जो भी आपकी स्टॉक है, जो आपका रिज़र्व है वो लिखते हैं। अब हमारे पास रिज़र्व है 10x बफर, आपको आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डिमांड है 1x, तो हम 1x इधर मेंशन कर देते हैं आपकी डिमांड। और आपकी डिमांड क्या है, आपको 10 माइक्रोलीटर वॉल्यूम चाहिए। आपको वॉल्यूम कितना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट वॉल्यूम की है 10 माइक्रोलीटर। और आपका जो है स्टॉक की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10x है। आप इसमें से आपने कितना वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ये आपने देखना है। तो इसको हम इस तरह फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे चलें, x कॉन्सेंट्रेशन सेम इधर से कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास बन जाता है 1 माइक्रोलीटर वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि एक जो आपका फाइनल 10 वॉल्यूम का पूरा एक रिएक्शन मिक्सचर है 10 वॉल्यूम का माइक्रोलीटर का, उसके अंदर आपने 1 माइक्रोलीटर आपने पीसीआर बफर ऐड करना है। ठीक, अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड की तरफ आते हैं।
मैग्नीशियम क्लोराइड की ये हमारे पास स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन 25 मिलीमोलर है, आपके रिक्वायर्ड 2 मिलीमोलर है। अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट 2 मिलीमोलर पर नहीं आ रहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सम टाइम हमें ये बहुत दफ़ा हमें ये चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप और सैम्पल और नेचर ऑफ योर DNA, आप चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। तो सिमिलरली अब हम इसमें अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है 2 मिलीमोलर की है, हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए 10 माइक्रोलीटर और हमारा C1 इधर आ जाएगा और हमारे पास स्टॉक है 25 मिलीमोलर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 0.8, तो आप इसको मेंशन कर दें 0.8। सिमिलरली DNTPs हमारे पास जाते हैं, हमने 10 मिलीमोलर का अपने पास स्टॉक बनाया और हमें चाहिए 2 मिलीमोलर कॉन्सेंट्रेशन, 10 माइक्रोलीटर हमें फाइनल वॉल्यूम है हमारा और 10 मिलीमोलर हमारे पास स्टॉक है। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास आता है 0.2। ओके, अब जो एंजाइम की जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है, उसको हम एंड पर देखते हैं। एंजाइम को डिफरेंट तरीके से आप मेजर करते हैं। अब हमारे पास इसको हम एंड पे देखेंगे तो मैं प्राइमर की तरफ चलती हूँ। प्राइमर में अगेन हमारे पास हमने जो स्टॉक बनाया हुआ है वो 10 माइक्रोमोलर कॉन्सेंट्रेशन का, सॉरी यहाँ पे 0.1 आता है, हमारी रिक्वायरमेंट 0.1 है और 10 माइक्रोमोलर हमारे पास स्टॉक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है 0.1। तो फॉरवर्ड प्राइमर भी हमें 0.1 चाहिए और रिवर्स प्राइमर भी 0.1 माइक्रोलीटर, ये सब हमें माइक्रोलीटर्स में। अब आ जाते हैं एंजाइम की तरफ। एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, आपने कितने यूनिट यूज़ करने हैं। अब ये कैसे डिफाइंड होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कितने यूनिट यूज़ आप करना चाहें या आपको कितने यूनिट यूज़ करने चाहिए। ये अगेन हमारा आप लिटरेचर स्टडी से देख सकते हैं, आपकी किसी की आप देख लें कि उनकी वेल ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन क्या है, किस पर रिज़ल्ट आते हैं, अब वो ट्राई करें। अगर आपके रिज़ल्ट नहीं आ रहे तो आप इसको ऊपर नीचे चीज़ें अगेन चेंज कर सकते हैं। आप अपनी भी जो भी आपकी अपनी कंडीशंस हैं, आपकी अपनी एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिमाइजेशन है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अब हमारे 1 यूनिट पर अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं, तो इट मीन्स कि मैं 1 यूनिट यूज़ करूँगी, जो मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट्स यू वांट टू यूज़ आप वो यहाँ पर वो मेंशन करें। और आपके पास स्टॉक क्या है, स्टॉक आपके पास 5 यूनिट है, तो आपके पास ये आ जाएगा माइक्रोलीटर में रिज़ल्ट, तो ये आपके पास आ जाता है 0.2। तो इट मीन्स कि अगर 10 माइक्रोलीटर फाइनल वॉल्यूम के लिए आप 0.2 यूज़ करें तो ये 1 यूनिट बनते हैं। अगर आपके 1 यूनिट पे रिज़ल्ट नहीं आते, 1.5 पर आते हैं, तो आप इस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब ये PCR ट्यूब में, एक PCR ट्यूब के अंदर जिसका फाइनल वॉल्यूम 10 माइक्रोलीटर है, उसके अंदर ये आपने सब चीज़ें ऐड करनी है। 1 माइक्रोलीटर, इसमें PCR बफर 0.2, ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी है। अब ये अपना जो भी इनका वॉल्यूम इनको इंक्लूड करके बनेगा, आपने उसको 10 में से माइनस करना और जो भी आपका रेस्ट है वो आपका PCR वाटर आप ऐड करके एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब जो इसमें हमारे पास DNA टेम्पलेट है वो नॉर्मली हम 10 माइक्रोलीटर के लिए हम 10 नैनोग्राम DNA की यूज़ कर लेते हैं। अब जो 10 नैनोग्राम है ये हमारे तकरीबन अगर मैं 1.5 माइक्रोलीटर का वॉल्यूम यूज़ करती हूँ तो तकरीबन उसमें 10 नैनोग्राम DNA होता है। ये आप अपनी कैलकुलेशन, आप खुद अपनी कॉन्सेंट्रेशन चेक करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके 10 नैनोग्राम के लिए आप कितना वॉल्यूम यूज़ करेंगे। तो ये सारी हमारी कैलकुलेशन है। अब हम इन सब को ऐड अप करते हैं। आपका 1.5 DNA ट्यूब में जा रहा है,
अब ये टोटल वॉल्यूम बन रहा है 3.9। 3.9 को चूँकि आपने टोटल वॉल्यूम 10 रखना है, तो आप 10 से इसको अगर माइनस करें तो ये हमारे पास अराउंड 6.1 बनता है। ठीक, अब ये ईच ट्यूब में हमारा ये वॉल्यूम जाएगा, लेकिन इन प्रैक्टिकल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपके लिए 0.1 माइक्रोलीटर पिक करना मुश्किल है, एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे ये चीज़ बहुत अच्छे से आपके क्लियर भी हो जाएगी ड्यूरिंग वर्किंग, आप देख लेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये एक सैंपल है डीएनए का और मैं इसको 12 डिफरेंट टेम्परेचर पे ट्राई करना चाह रही हूँ, तो इट मीन्स कि मेरे पास 12 सैंपल हैं। अब 12 सैंपल के अंदर मैंने अगर हर सैंपल में मैं पहले 1.5 डीएनए ऐड कर रही हूँ डिफरेंट पे, फिर मैं ईच ट्यूब के अंदर 1 माइक्रोलीटर बफर ऐड कर देती हूँ, फिर 0.8 मैग्नीशियम हर के अंदर ऐड करती हूँ, फिर 0.2। तो ये एक बहुत लंबा काम भी हो जाता है, और सेकेंडली लंबा काम होने के बावजूद एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस काम में। तो उसमें हमारे पास जो शॉर्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप इन सब का एक मास्टर मिक्स बना दें, जिसको हम कॉकटेल कहते हैं। आप सब टेम्परेचर, क्योंकि सब सैंपल के अंदर ये चीज़ें सेम जा रही हैं, पीसीआर बफर आपका सेम है, ये सब चीज़ें आपकी सेम है, हर एक पीसीआर ट्यूब के अंदर 0.8 आपका ये जाना है, ये सब चीज़ें। तो आप इनको टोटल एक आप बना देते हैं, टोटल एक मास्टर मिक्स बना देते हैं। अगर आपके पास सैंपल हैं 12, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर दें, 14 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब 14 के साथ मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है कि सम टाइम आपके पास एरर के चांसेस होते हैं, आपको ड्यूरिंग पिकिंग वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है, और आपके जो अगर कुछ सैंपल एट द एंड आपको पता चले जी आपके पास मास्टर मिक्स कम हो गया है और आप लास्ट में आपके पास सैंपल में डालने के लिए कुछ ना हो, तो उस एरर से बचने के लिए, पाइपेटिंग एरर से बचने के लिए आप ये एज पहले से ही रख लेते हैं, इतना एज कि आप एक्स्ट्रा 2-3 सैंपल का आप एक्स्ट्रा बना देते हैं। तो आप इन सब को आप अगर मल्टीप्लाई करें 14 के साथ, तो ये तकरीबन हमारा बनता है 14, 11.2, 0.8, 2.8 सॉरी 2.8, 2.8, 1.4, 1.4 और 85.4। तो ये इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। आप इन सब को एक एपन ऑफ ट्यूब में आप सब ऐड कर देंगे। 14 माइक्रोलीटर आप वॉल्यूम पिक करना आपके लिए आसान है, कंपैरेटिवली आप 1 माइक्रोलीटर पिक करें, और आपका टाइम भी आप इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। सेकेंडली अब आपकी डिफरेंट ट्यूब्स हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आपकी में डिफरेंट आपके 12 सैम्पल्स हैं सपोज 4, 5, 6 ऑनवर्ड। तो अब आपने क्या करना है, इनके अंदर ईच में आप 1.5 माइक्रोलीटर अपने डीएनए ऐड किया, डीएनए आपने ऐड किया। अब 1.5 आपका डीएनए है, तो इट मीन्स कि आपका 8.5 आपका रेस्ट आपका जो कॉकटेल है, मास्टर मिक्स है, वो इसमें जाएगा। और इस तरह ये पूरा वॉल्यूम हर एक ट्यूब का 10 माइक्रोलीटर फाइनल वॉल्यूम अचीव हो जाएगा। तो रेस्ट में आपको इसकी वर्किंग दिखाऊंगी और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ऑप्टिमाइजेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। एक जो भी है उसको 12 आप डिफरेंट टेम्परेचर पे चेक कर लें, किस टेम्परेचर पर आपके रिज़ल्ट आते हैं। जो आपका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, जिस पे रिज़ल्ट आए होंगे, जिस पे बैंड आपको नज़र आएगा, आप फाइनल जो भी आपके सैंपल्स हैं उन पे आप फाइनल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पूरे बैच को आप लगा सकते हैं। इस वीडियो में आपने ऑप्टिमाइजेशन की कैलकुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन बैच की कैलकुलेशन का तरीका सीखा आपने।
जब आपके पास कोई टेम्परेचर डिफाइंड ना हो प्राइमर के लिए, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपने किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, आपने कैसे वो सारी चीज़ें आपने अरेंज करनी है, ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो भी हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफाइंड हो जाएगा, जिस पे हमारे रिज़ल्ट आ जाएंगे, तो मैं आपको फ़ाइनल बैच की कैलकुलेशन का बताऊंगी कि उसमें हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। हमारा वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, जिसको हमने लेटर ऑन सैंगर सीक्वेंसिंग के लिए भेजने होंगे सैम्पल्स। तो उसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।